तो दोस्तों आज बात करते हैं सबसे पहले यूपी पुलिस 2024 के हिंदी सिलेबस पर। पहला पॉइंट है वर्णमाला एवं वर्तनी, दूसरा संधि, तीसरा समास, कारक एवं विभक्ति, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, मुहावरे, काल, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, रस छंद अलंकार, साहित्य लेखक एवं रचनाएं, अनुच्छेद एवं पुरस्कार। तो शुरू करते हैं आज वर्णमाला। वर्णमाला की जो परिभाषा है वो क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ये दोनों ही छोटी इकाइयों में आते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो शब्द होता है। वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो होता है शब्द। वर्ण के भेद। अब वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक स्वर और दूसरे व्यंजन। तो पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाएं स्वर कहलाते हैं। कौन से वर्ण? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाएं स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों में इनकी परिभाषा है जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाएं, मतलब ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण करना संभव हो। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो वर्गों में बांटा जाता है, इसी तरह से इन्हें आगे चलकर स्वरों को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ये चार वर्ण हैं। इसमें ह्रस्व स्वर में चार वर्ण आते हैं: अ, ई, उ, रे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये इसमें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में एक मात्रा अर्थात इकाई का समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ, बड़ा ऊ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये दीर्घ स्वर हो गए और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इनके अलावा तीसरा जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है एक काल्पनिक वर्गीकरण है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बारे में कहा जाता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के विषय में और ज़्यादा जानकारी के लिए इसे देखते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग सदैव पुकारते समय किया जाता है। जैसे किसी को पुकारो राम, तो रा को खींच दिया गया, तो यहाँ क्या हो गया? राम। इसी प्रकार से ओम, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ओम, तो ओम, इसे इस तरह से उच्चारण करेंगे। तीसरा इसमें सुनो। अगर किसी को पुकारा जाता है तो कहें सुनो। क्या कहेंगे? सुनो। जैसे ही पीछे से जो सांस खींची जा रही है वही प्लुत स्वर का रूप है। इसलिए प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर से कम 3 गुना समय लगता है, अर्थात दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है जिनके उच्चारण में, उन्हें ये सभी प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इन स्वरों का भी वर्गीकरण कंठ, ताल, ओष्ठ और मूर्धा के अनुसार होता है, अर्थात मुख में इनके उच्चारण किए जाने के स्थान के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रे, इनका वर्गीकरण और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि कौन सा स्वर
कंठ है, तो इसमें हम देखते हैं ह्रस्व स्वर में अ कंठ है और दीर्घ स्वर में बड़ा आ कंठ है। तो यदि पूछा जाए कि कंठ स्वर कौन से हैं तो अ आ दोनों कंठ स्वर हो गए। इसी प्रकार से ह्रस्व स्वर में ई तालु है और बड़ी ई भी तालु है दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ई दोनों ही तालु से बोली जाती हैं, तालु स्वर हो गई है। इसी प्रकार से ह्रस्व स्वर में ऊ छोटा वाला ओष्ठ है और दीर्घ स्वर में बड़ा वाला ऊ ओष्ठ है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही ओष्ठ हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं मूर्धन्य में, तो ऋषि मूर्धन्य है उच्चारण के स्थान पर, और ए ऐ ओ औ ये सभी क्या हैं, ये भी मूर्धन्य हैं। तो अगर पूछा जाए कि मूर्धन्य स्वर कौन से हैं तो ए ऐ ओ औ और ऋषि ये मूर्धन्य स्वर हैं। ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ स्वर हैं। तालु स्वर छोटी ई और बड़ी ई तालु है, और कंठ स्वर हैं छोटा आ बड़ा आ अर्थात आ। इसके अलावा एग्जाम में इन स्वरों का वर्गीकरण एक प्रकार से और पूछा जाता है, जो होता है ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब ओठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जब इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो ओठों की आकृति किस प्रकार से होती है, तो जब एक बार तो वृत्तमुखी हो जाती है गोल, और उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है उन स्वरों को जिनके उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल हो जाती है, वृत्तमुखी हो जाती है। ऐसे स्वरों को वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे वृत्तमुखी स्वर यहाँ आप देख रहे हैं उ ऊ ओ औ, उच्चारण करके देखो उ ऊ ओ औ, तो आपके स्वर मतलब होठ गोल हो जाएंगे, तो इन्हें वृत्तमुखी कहा गया है। इसके अलावा इन चारों के अलावा जो अन्य स्वर रह गए उन्हें आवृत्तमुखी कहा जाता है, जैसे अ आ ई ए ऐ। तो इनका इस वर्गीकरण को भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से इन वर्गीकरणों को भी हमें ध्यान में रखते हुए याद करना होगा। वर्णमाला के स्वरों का एक वर्गीकरण मुख खुलने के आधार पर भी किया जाता है। इस वर्गीकरण में सर्वाधिक कठिनाई आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हें आसानी से समझाने की। तो शुरुआत करते हैं। संवृत्त स्वर, संवृत्त का अर्थ होता है क्लोज, मतलब बंद। ऐसे स्वर जिनको मुख को लगभग बंद करके ही इनका स्वर लिया जा सके, मतलब उनका उच्चारण किया जा सके, जैसे ई उ। बहुत कम मुख खुलता, मतलब अर्थात ये पूरी तरह से बंद सा मुंह रहता है इनके उच्चारण में। दूसरा है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में इसका अर्थ होता है आधा बंद, मतलब मुंह आधा बंद हो, जिसमें ए और ओ बोला जाता है। अर्धसंवृत स्वर में ए और ओ, ये बड़ी ए और छोटा ओ होता है। इसके अलावा विव्रत स्वर, विव्रत का अर्थ होता है ओपन, खुला हुआ। विव्रत का अर्थ खुला हुआ होता है। जैसे विव्रत स्वर में एक स्वर आता है केवल आ, जब हम बड़े आ का उच्चारण करते हैं आ, तो देखते हैं पूरा मुंह खुल जाता है। इसके अलावा अर्धविव्रत स्वर हैं, जो कि अर्धविव्रत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ मुख, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला हुआ हो, वो अर्धविव्रत स्वर कही जाती है। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला हो अर्धविव्रत स्वर कही जाती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से भी हैं, जैसे कंठ स्वर कौन से होते हैं। यदि कंठ स्वर की दृष्टि से देखा जाए तो छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग वाली बड़ी अंग, ये कंठ स्वर होते हैं। इनके अलावा अंगना लिखने में जिस अंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर लिखें अंगना, तो अंगना में इस अंग का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से आँख लिखने में भी इस अंग का प्रयोग किया जाता है, जो आप ये देख रहे हैं बड़ी वाली, उसे आँख लिखने में प्रयोग किया जाता है। ये समस्त स्वर हैं जो कंठ स्वर कहलाते हैं। तो कंठ स्वरों में देखा जाए तो कौन कौन से स्वर आ गए, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी अंग, और ये दोनों ही अंग अंगना और आँख लिखने में जिनका काम आता है, ये भी सभी कंठ स्वर हैं। इसके अलावा तालु स्वर, छोटी ई बड़ी ई तालु स्वर के अंतर्गत आती हैं। छोटी ई बड़ी ई तालु स्वर के अंतर्गत आती हैं। और ऋषि मूर्धा स्वर कहलाता है। मूर्धन्य स्वर कौन सा है, ऋषि। अब कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं, तो कंठ तालव्य स्वर हैं छोटी ए और बड़ी ए। कंठोष्ठ स्वर, जो कंठोष्ठ स्वर हैं वो हैं छोटा ओ और बड़ा ओ, ये कंठोष्ठ स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ओष्ठ स्वर कौन से हैं। तो ओष्ठ स्वर हैं आपके दोनों प्रकार के ऊ,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन्हें ओष्ठ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर वे जो दोनों यहाँ पे हमने देखे थे, ये दोनों ही स्वर अनुनासिक कहे जाते हैं, क्योंकि जब हम कहेंगे अंगना तो नाक से स्वर आएगा, जैसे करेंगे आँख तब भी नाक से प्राणवायु आएगी। इस प्रकार से अनुनासिक स्वर हो जाते हैं ये दोनों स्वर, और इन दोनों स्वरों को अनुनासिक की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका निरानुनासिक। निरानुनासिक या मौखिक स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल मुख से निकलती है, नाक से कोई ध्वनि या स्वर नहीं आता है, उसे निरानुनासिक मौखिक स्वर कहते हैं। और निरानुनासिक मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं छोटा आ, बड़ा आ और ई।